हेलो गाइस, वेलकम टू ट्रेंड टॉक। आज इस वीडियो में मैं एक ऐसे इन्वेस्टर की बात करूंगा जिसको आप कॉपी करके भी आप क्या है मल्टीबैगर स्टॉक फाइंड आउट कर सकते हो। और इनकी नॉलेज प्लस इंटेलिजेंट इन्वेस्टर बुक की नॉलेज प्लस गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है गवर्नमेंट का व्यू लेके मैं इस वीडियो में इन तीनों का व्यू लेके ऐसे आप लोगों को कुछ पैरामीटर बताऊंगा जिनको आपको फॉलो करके मल्टीबैगर स्टॉक आप जो है इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। तो सबसे पहले जो है फाइंड आउट करते हैं किन सेक्टर में और क्या हमको करना चाहिए कोई किसी स्टॉक को पिक करने से पहले। तो देखो, टॉप 10 सीक्रेट ऑफ इंटेलिजेंट इन्वेस्टर प्लस गवर्नमेंट सेक्टर पुश। ठीक है, तो सबसे पहले जो पॉइंट है, एक नंबर पॉइंट है, वो स्केलेबल बिजनेस मॉडल। अब देखो, बिजनेस ऐसा होना चाहिए जो 100 करोड़ से 10,000 करोड़ तक बन सके। तो बिजनेस का जो पर्सपेक्टिव है वो लंबा होना चाहिए, उसका विजन है लंबा होना चाहिए। देखो, जैसे टाइटन ने वॉच वॉच से स्टार्ट किया और ज्वेलरी पे गए, फिर आईवेयर पे गए, फिर परफ्यूम पे गए, ये सब उन्होंने किया। तो अगर किसी भी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो तो ऐसा नहीं है कि उसका जो है प्रोडक्ट का डाइवर्सिफिकेशन नहीं होना चाहिए और बस एक सेक्टर में ना हो। और एक सेक्टर में हो तो भी क्या है, मैंने सॉरी, एक सेक्टर में अगर हो तो उस सेक्टर पे मल्टीपल प्रोडक्ट पे काम करो। उसके प्रोडक्ट जो है मल्टीपल होने चाहिए, क्योंकि मल्टीपल प्रोडक्ट होंगे, पता नहीं 10 प्रोडक्ट में कौन सा ऐसा प्रोडक्ट पैन इंडिया वायरल हो गया जो एक प्रोडक्ट जो है उसको भयंकर ग्रोथ दे सकता है। 400-500% का कंपनी का मार्केट कैप में जो है ग्रोथ दे सकता है। तो ऐसा होता है। सबसे पहले आपको फाइंड आउट करना है कि बिजनेस जो इस फ्यूचर में स्केलेबल होना चाहिए। फ्यूचर में, क्योंकि इंडिया जो है 70% जो गांव में है, 30% शहर में है। तो इंडिया में जो कंपनी गांव में पहुंचेगा वो मल्टीबैगर बना के देगा आपको। उसके बाद है कंसिस्टेंट अर्निंग ग्रोथ। अब देखो, प्रॉफिट हर साल 20-25% से बढ़ता रहना चाहिए हर साल। ठीक है, ये मल्टीबैगर बनने की पहली कंडीशन है, क्योंकि प्रॉफिट अब हर पिछले किसी भी कंपनी पे इन्वेस्ट कर रहे हो तो 5 साल का रिकॉर्ड देखो कि 5 साल तक इसका जो है प्रॉफिट का ग्रोथ क्या है, कितने परसेंट से ये ग्रो करी कंपनी। ठीक है, उसका देखोगे गवर्नमेंट पीएलआई सेक्टर में देखो कंपनीज को फिक्स सेल्स टारगेट पे इंसेंटिव मिलता है। तो पीएलआई के जो पीएलआई की स्कीम होता है ना, गवर्नमेंट का पीएलआई स्कीम होता है, उस स्कीम के अंडर में अगर आप अच्छी एक उनको टारगेट दिया जाता है कि आप इतना अगर सेल करोगे तो आपको इतना इंसेंटिव मिलता है। तो अर्निंग सॉलिड होनी चाहिए तो जाके आपको पीएलआई स्कीम के बेनिफिट मिलेगा। दूसरा बात क्या है कि गवर्नमेंट पुश सेक्टर। देखो, अब मैं 2025 से 2035 का मैं आपको व्यू 10 साल का व्यू बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट किस सेक्टर में फोकस करने वाली है। अब सेक्टर देखोगे, सेक्टर विद पीएलआई स्कीम एंड मैसिव गवर्नमेंट एलोकेशन, तो देखोगे सबसे पहला सेक्टर है जो है ईवी बैटरी, और जो है ईवी बैटरी और एनर्जी सेक्टर। बेसिकली एनर्जी सेक्टर देख लो आप। एनर्जी सेक्टर में क्या, और ईवी बैटरी सेक्टर में 18,100 करोड़ रुपए का फेम प्लस ईवी है, देख ई ड्राइव स्कीम मिल रहा है। तो गवर्नमेंट जो 18,000 करोड़ रुपए जो है ईवी सेक्टर में डालने वाली है, क्योंकि गवर्नमेंट का व्यू क्या है कि गवर्नमेंट को रिन्यूएबल एनर्जी को एक्सपेंड करना, क्योंकि ये पूरा वर्ल्ड का ही व्यू है, वो पूरा वर्ल्ड जो है कार्बन एफिशिएंट होना चाहता है। इसलिए क्या है कि ये सारी गवर्नमेंट जो है फोकस कर रही है एनर्जी सेक्टर पे। ठीक है, उसके बाद इंडियन गवर्नमेंट का जो फोकस हुआ है सेमीकंडक्टर में। अब सेमीकंडक्टर में देखो तो 76,000 करोड़ प्लस 7,000 करोड़ R&D पे दे रही है। तो गवर्नमेंट क्या है, सेमीकंडक्टर को पुश कर रही है। 76,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट पुश करेगी यहाँ पे सेमीकंडक्टर की ये में सेक्टर में। तो आपको देखना है कि कौन सी कंपनियां हैं कि जो इस सेक्टर में काम कर रही है, ये स्कीम जो है वही वो फायदा उठा सकती है। उसके बाद तीसरा जो सबसे बड़ा हुआ है रेन्यूएबल एनर्जी। अब रेन्यूएबल एनर्जी में देखोगे 41,000 करोड़ रुपए ग्रीन हाइड्रोजन सोलर। तो ये पूरी दुनिया इस पर ये कर रही है, इन्वेस्ट कर रही है। तो ये हमारे इंडिया भी इन्वेस्ट करेगा। और आपको इन 3-4 सेक्टर में जो आने वाले टाइम में मल्टीबैगर देखने को मिलेगा, ये 100% आप लिख के ले लो। उसके बाद है डिफेंस। अब डिफेंस में क्या है, 1 लाख करोड़ का एलोकेशन मेक इन इंडिया डिफेंस। तो डिफेंस में क्या कर रहा है इंडिया, जो है एक्सपोर्ट कर रहा है। अभी 16,000 करोड़ का इंडिया एक्सपोर्ट करता है, वहां तक पहुंच चुका है। तो उससे ज्यादा इंडिया को करना है, तो उसको बूस्ट करने के लिए डिफेंस में एलोकेशन जो है 1 लाख करोड़ रुपए का गवर्नमेंट ने रखा है। उसको देखो फार्मा में 15,000 करोड़ रुपए का पीएलआई फॉर एआईपी बायोलॉजी। तो देखो, रिसर्च करने के लिए दवाई वाई जो है इंडिया में बनने के लिए, तो 15,000 करोड़ रुपए गवर्नमेंट ने पीएलआई स्कीम के थ्रू देगी कंपनीज को। ठीक है, बेनिफिट करेगी। अब देखो फूड प्रोसेसिंग, उसके बाद आता है फूड प्रोसेसिंग। 10,900 करोड़ का पीएलआई पुश मिलेगा फूड प्रोसेसिंग को। जो फूड प्रोसेसिंग में क्या होता है कि एग्रीकल्चर में अभी हम कॉटन पल्स जो है एक्सपोर्ट कर रहे हैं। तो गवर्नमेंट को एक्सपोर्ट करने के लिए क्या होता है, उनको प्रोडक्शन को बढ़ाना पड़ेगा। तो प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किसानों को सब्सिडी देना पड़ेगा, तो प्रोडक्शन अपने वो बढ़ेगा और उसको प्राइस को बढ़ाना पड़ेगा। तो इन सब चीज़ों पे है। फिर उसका तो फूड प्रोसेसिंग, जितनी कंपनी जो फूड प्रोसेसिंग की मशीनें बना रही है, नई नई हो गई, तो जो भी किसान का यूज डेली डेली लाइफ में यूज होगा, तो
उन मशीनों पर उन सेक्टर पर जो है ग्रोथ आएगा, हमें देखने को मिलेगा। उसके बाद देखोगे हाई आरओई एंड आरओसी कंपनीज, देखो रिटर्न ऑन इक्विटी 15% और कैपिटल एम्प्लॉयड 18%। इसका मतलब क्या है, पैसा जो है सही जगह लग रहा है। तो आपको चेक करना है कि हर कंपनी का 5 साल का रिकॉर्ड देखो कि इसका आरओई कितना है और आरओसी कितना है। अगर ये नहीं पता तो आप एक बार गूगल कर लो, पता लग जाएगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा पॉइंट है वो है ये, देखो सबसे बड़ा जो है लो डेट क्लीन बैलेंस शीट। उसमें क्या होता है, देखो डेट टू इक्विटी 0.5% होना चाहिए, उससे कम हो तो ठीक है, क्योंकि गवर्नमेंट के जो पहले स्कीम है ना वो फाइनेंशियली क्लीन जब हो तभी आपको जो है सब्सिडी मिलेगी, नहीं तो नहीं मिलेगी। कोई घोटाला नहीं होना चाहिए। और जब किसी कंपनी में डेट बड़ा होता है, दैट मीन्स क्या होता है कि उसके ग्रोथ रुक जाता है, क्योंकि उसका जो प्रॉफिट है वो इंटरेस्ट देने में निकल जाता है। तो इसलिए क्या है, ज़्यादा अगर डेट हो कंपनी में तो उस कंपनी से दूर रहना चाहिए। उसके बाद देखो मोट, बिजनेस बिजनेस और इजिली कॉपी ना हो। तो सबसे सबसे बड़ा बात क्या, ब्रांड वैल्यू होना चाहिए, टैग बैरियर, कुछ टैग बैरियर होना चाहिए, लाइसेंस होना चाहिए, कुछ ऐसा होना चाहिए जो दूसरों से अलग है, दो दूसरे कॉपी ना कर सके। जैसे मैं एग्जांपल के थ्रू दे रहा हूँ, जैसे टाटा एलेक्सी का ईवी डिजाइन, ठीक है, मॉट और एचएल का डिफेंस मोनोपोली। तो ऐसे आपको कंपनी में फाइंड आउट करना जो कंपनी मोनोपोली लेके बैठी है या फिर ऐसा कुछ यूनिक कर रही है जो दूसरा कोई कॉपी ना कर पाए, और जो कॉपी करे तो भी उसको बहुत टाइम लग जाए। तो ऐसा क्या है, मार्केट लीडर को चुनना होता है हमेशा। तो क्या है, वो उसको एडवांटेज होगा, उसको उस पर इतना एडवांटेज होगा आपको कि वो मल्टीबैगर इजीली बन जाएगी और उसमें रैली आपको देखने को मिलेगी अच्छी सी। तो ये एग्जांपल के थ्रू था, इससे कोई टिप्स कोई रिकमेंडेशन मत लो। देखो अंडर ओन बट हाई पोटेंशियल स्टॉक, देखोगे इसका मतलब क्या है, म्यूचुअल फंड जो बड़े बड़ा जो एफआईडी है म्यूचुअल फंड का, जिसमें क्या रुझान कम हो, जो जो फंडामेंटली स्ट्रांग है। फंडामेंटली स्ट्रांग का मतलब क्या है, आपको चेक करना है, बैलेंस शीट चेक करना है, अर्निंग चेक करना है, ठीक है। अगर लॉस में भी हो लेकिन कोई बात नहीं, अगर उनका विजन बढ़िया हो और कंपनी क्या कर रही हो, कंपनी अपने पैसे जो कमा रही है उसको यूज़ कर रही हो इन्वेस्टमेंट को रूप में, तो और कंपनी लॉस कम पैसे कमा रही हो तो भी चलेगा, लेकिन फंडामेंटली स्ट्रांग होना चाहिए और वहाँ पे ग्रोथ का पोटेंशियल सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लाइक जैसे मैंने एनर्जी सेक्टर में, अभी एनर्जी सेक्टर में कोई कंपनी है जो लॉस कर रही है, लेकिन क्या है कि वो एक्सपेंड कर रही है, वो अपने आर&डी पे पैसा खर्च कर रही है, लेकिन अगर वो कंपनी को उसका अगर कोई भी पैटर्न जो है वो सक्सेस हो गया तो फिर उसको मल्टीपल रिटर्न बना के देगी। तो ऐसे कंपनी को आपको दाव खेलना है जहाँ पे म्यूचुअल फंड ना हो, एफआईडीआई ज़्यादा ना हो, और ज़्यादा हो तो थोड़ा हो तो ठीक है, क्योंकि थोड़ा हो तो क्या हो उसमें कि उनकी इंपॉर्टेंस होती है, क्या करते हैं वो हर डिप पे बाय करता है, वो क्रैश नहीं होने देते प्राइस को किसी भी सिचुएशन में। तो ये होता है फायदा उनका। और देखिए सही वैल्यूएशन पे एंट्री, देखो पेनी स्टॉक नहीं लेना, बिल्कुल पेनी स्टॉक से दूर रहना है। आपको क्या करना है, क्वालिटी स्टॉक लेना है, क्वालिटी स्टॉक लेना है, सही प्राइस में लेना है। इंटेलिजेंट इन्वेस्टर वही करता है। तो आपको वो क्या करना है बता रहा हूँ, राइट सेक्टर, राइट टाइम, गवर्नमेंट विजन, अलाइनमेंट। देखो आपको ये 3 चीज़ों को समझना है, राइट सेक्टर, राइट टाइम, गवर्नमेंट विजन, अलाइनमेंट। अभी देखो आने वाले 10 साल में क्या है, जैसे मैंने आपको बताया कि एनर्जी सेक्टर इससे बूम आने वाला है, इससे मल्टीबैगर बनने के चांसेस है। डिफेंस सेक्टर, इंफ्रास्ट्रक्चर, तो इन 3 सेक्टर से कंफर्म जो है गवर्नमेंट का विजन है कि देखो गवर्नमेंट का विजन 2030 तक क्या करना है। देखो नेट जीरो कार्बन, ग्रीन एनर्जी, तो ग्रीन एनर्जी पे फोकस आएगा, इसलिए स्टॉक अंधाधुंध भागने वाला है आने वाले टाइम में, और अभी भी भाग ही रहा है, ठीक है। सेमी कंडक्टर इंडिपेंडेंस, क्योंकि इंडिया में क्या है, इंडिया में जितने भी माल आता है चाइना से आता है, तो इंडिया को क्या है इंडिपेंडेंट, सेमी कंडक्टर इंडिपेंडेंट बनना है। सेमी कंडक्टर हर इलेक्ट्रॉनिक में यूज होता है, छोटे से छोटी बड़ी से बड़ी, तो इंडिया को क्या है उसमें इंडिपेंडेंस चाहिए, तो इसलिए क्या है इंडिया फोकस करेगा। उसके बाद देखोगे थर्ड पॉइंट, डिजिटल भारत, 6G AI। तो देखोगे डिजिटल भारत में क्या है कि अभी सबके घर में ब्रॉडबैंड लग रहा है, सबके घर में लैपटॉप है, सबके घर में आपका फ़ोन है। तो क्या है इन सेक्टर पर जो जो कंपनी है ना, उन कंपनी को ऑटोमेटिकली फायदा होने वाला है, क्योंकि फ्यूचर है ऑनलाइन, सब कुछ ऑनलाइन से काम, सारा ही काम ऑनलाइन से होगा। एजुकेशन से लेके आपके वर्क जो है सब ऑनलाइन होगा, सब कुछ ऑनलाइन। डॉक्टर का अपॉइंटमेंट भी कुछ दिनों बाद ऑनलाइन मिलेगा आपको गाँव घर में, ठीक है। उसके बाद है देखो डिफेंस एक्सपोर्ट, सबसे बड़ा बात है डिफेंस एक्सपोर्ट। डिफेंस एक्सपोर्ट ने इंडिया ने 16,000 करोड़ का डिफेंस इस बार 16,000 करोड़ का एक्सपोर्ट किया। तो इसको बूस्ट देना, क्योंकि हमारी इकोनॉमी जो है वो इंपोर्ट पर टिकी हुई है, तो हमें अगर एक्सपोर्ट पे डिपेंड करना है तो हमें जो जो सेक्टर से हम माल बना के बेच सकते हैं हमें वो करना है। तो हम क्या कर रहे हैं, इंडिया चाहता है कि वो डिफेंस को एक्सपोर्ट करे, मेक इन इंडिया करे, ठीक है, और बेचे और पैसा का मुनाफा कमाए। उसके बाद में एग्री, देखो एग्री मॉडर्नाइजेशन। अब एग्रीकल्चर में देखोगे तो बाहर क्या होता है, बाहर बहुत बहुत बड़ी बड़ी मशीनें हैं, बहुत बड़ी बड़ी जो है फार्मर है, तो वो क्या करते हैं कि वो बिल्कुल मॉडर्न तरीके से फार्मिंग करते हैं। तो इंडिया का भी क्या है विजन यही है कि इंडिया भी जो है फार्मिंग करता है। इंडिया में बहुत 70% घरों में गांव घर है, तो उन जगह में क्या है मॉडर्नाइजेशन बहुत जरूरी है। तो इंडिया में ऐसे ऐसे मशीनें आएगी जो खेती बाड़ी को बूस्ट देगी, जो अच्छा अच्छा अच्छा
आपको रिटर्न कमा के देगी। जैसे कॉटन का पर्ल्स का जो हो गया, इनका जो है प्रोडक्शन बढ़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट का फोकस है, गवर्नमेंट एक्सपोर्ट करना चाहती है एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट, तो इसलिए क्या है फोकस करेगी। अब देखो, जो कंपनी इस भारत के विजन के साथ अलाइन होगी वही बनेगी मल्टीबैगर। तो आपको ये जानना है कि जो इस विजन के साथ जिन कंपनी को अलाइनमेंट है ना, वही मल्टीबैगर आपको बना के देगी। उसके बाद सबसे बड़ा पॉइंट है पेशेंस और लॉन्ग टर्म विजन। अब देखो टाइटन 2 से 3 रुपए के भाव पे राकेश झुनझुनवाला ने खरीदा था, अब 3,000 के भाव पे उन्होंने बेचा, 2,500 3,000 के भाव पे, और उनको टाइम लगा 20 साल। तो देखो, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर ट्रेडिंग नहीं करता, कन्विक्शन के साथ होल्ड करता। तो किसी भी स्टॉक का आपने अगर खरीदा है ना व्यू के साथ, 10 साल के व्यू के साथ खरीदा, तो 10 साल उसको होल्ड करना है। मार्केट में अप्स डाउन आते रहेंगे। अब देखो, मार्केट में ऐसा वॉलिटिलिटी आपको देखने को मिलेगी कि अब देखोगे, अब बड़ा चार्ट में देखोगे कि जब से निफ्टी नीचे है, जब से निफ्टी बना है, तब से क्या है ऊपर जाता ही आ रहा है। डिप आता है लेकिन फिर बाउंस आता है, डिप आता है फिर बाउंस आता है, क्योंकि निफ्टी को क्या है, निफ्टी 1 लाख तक भी जाएगा, 50,000 तक भी जाएगा, लेकिन टाइम लगेगा। आने वाले 10 साल 20 साल 30 साल लगेगा, क्योंकि इंडिया एक ग्रोथ स्टोरी है। और इंडिया में क्या है, डिप आएगा, ऐसा डिप आता है 50% 60% स्टॉक टूटता है, लेकिन उस स्टॉक को जो टूटा हुआ है उसी को होल्ड कर पाए ना, जो अपना प्रॉफिट को लॉस में देख पाए, अपने पोजीशन को लॉस में देख पाए, वही क्या होता है प्रॉफिट का मजा ले सकता है। क्योंकि वहीं से क्या है, आपके कन्विक्शन अगर स्ट्रांग है तो वो स्टॉक जो है चलेगा। और जब ट्रेंडिंग फेज आता है तो मार्केट में चलता है, क्योंकि स्टॉक मार्केट चलता है इसी तरीके से कि जब भागेगा तो इतना भाग जाएगा कि वो ओवर प्राइस हो जाएगा, लेकिन फिर ओवर प्राइस जब होगा तो प्रॉफिट बुकिंग होगा, तो वहाँ पे फिर नीचे आएगा, फिर ऐसे साइडवेज चलेगा, ठीक है, ऐसे साइडवेज फिर करेक्ट थोड़ा होगा, उसके बाद फिर एक रैली आएगा, क्योंकि जब अंडर वैल्यूड होगा फिर एक रैली आएगा। तो ऐसे काम करती है चीज़ें। और तो इसलिए क्या है, आपको डरना नहीं है, इसलिए आपको होल्ड करना है बढ़िया से। होल्ड करने के बाद आपको देखने को मिलेगा कि ओवर द टाइम आपका जो स्टॉक है अच्छा है, तो वो ऊपर ही जाएगा। सेक्टर देखो, ईवी सेक्टर में कौन सी ये देखो, ईवी सेक्टर, सेमीकंडक्टर सेक्टर में, ग्रीन एनर्जी में, फार्मा में, डिफेंस में। देखो, ये कुछ सजेशन रही है, रिसर्च पर्पस के लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। अब इन्वेस्टमेंट डिसीजन जो है अपना आपका खुद होना चाहिए, और अगर अपने किसी से एडवाइजरी लेना है तो किसी और से ले सकते हो, जो सेबी रजिस्टर है, जिसको अच्छा सा नॉलेज है। तो उन कंपनी को रिसर्च कैसे करना है, कौन सी कंपनी को रिसर्च करना है, कौन सी सेक्टर कौन सी कंपनियां में है, तो उनको फाइंड आउट करो। उसके बाद जाके आपको जो है बढ़िया सा स्टॉक मिलेंगे। और जब मार्केट करेक्ट हो, जब सब डर के बेच रहे हो, तो आपको जब ऐसा जब मार्केट में करेक्शन हो 15-20% के निफ्टी में, तो स्टॉक टूटते हैं 40-50%, मिड कैप स्मॉल कैप टूटते हैं 60-8%, 60-80%। तो आपको तब खरीदना है उन सेक्टर में, तब बैट लगाना है, तब आपको सोना मिलेगा कचड़े के भाव पे। तो जो है आपका प्रॉफिट में ज़्यादा आपको रिटर्न देखने को मिलेगा। अगर वीडियो थोड़ा भी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा गाइस, तो इस चैनल पे आप ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में अपलोड करता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।